अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर कि आप सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो उन मेरे फेलोज़ के नाम है जिनके साथ मैंने रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट की है। पोस्ट रिसर्च वाइवा पे हम कुछ डिस्कशन करने लगे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो सोशल साइंसेज की किसी फैकल्टी के किसी प्रोग्राम से बिलोंग करता है, अगर उन्होंने किसी भी प्रोग्राम के लिए अपना थीसिस किया है, वो अंडर ग्रेजुएट का है, ग्रेजुएट या एमफिल, डॉक्टरेट प्रोग्राम का इवन थीसिस किया है, रिसर्च वर्क की है, तो उसके बाद एक फेज से हर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है जो कि हम जिसको वाइवा वो कहते हैं। वाइवा में उसी रिसर्च वर्क से मुतालिक एग्जामिनर हर हर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट के जिम्मे है कि वो उनके प्रिसाइजली एंड टू द पॉइंट करेक्ट आंसर्स दे। इस डिस्कशन के अंदर हम कुछ बुनियादी ऐसे सवालात देखेंगे जो स्पेसिफिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोग बी एड, एम एड, बी एस एजुकेशन, एम फिल एजुकेशन पढ़ते हैं, तो उनसे थीसिस के अंदर थीसिस कर लेने के बाद वाइवा के अंदर जो सवालात पूछे जाते हैं, मैंने 20 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, तो हम वन बाय वन उनको देखते हैं। मैं सबसे पहले अपना आप लोगों को बता दूं, रिजवान हसन शाह मेरा नेम है। गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। पिछले 3 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और रिसेंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में स्टूडेंट हूँ। पहला सवाल जो हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, जिससे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते, कि आपकी रिसर्च का टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स अक्सर रिसर्च करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और एट द एंड जब उनके सामने अचानक ये सवाल खड़ा किया जाता है कि आपका रिसर्च का एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जितना रिसर्च वर्क किया है, आपको जो रिसर्च का टॉपिक है, चाहे वो आप इंग्लिश में बोल के बताएं, उर्दू में बताएं, नरेट करके बताएं, लेकिन आप अगले को समझा सकें कि मैंने इस चीज़ पर काम किया है। अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में यू शुड बी वेरी मच क्लियर। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया है, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च। तो आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए कि यस, मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था या मैं ये चीज़ देख रहा था। आप अपने सुपरवाइज़र से मशवरा कीजिए इस बारे में कि मुझे इस मैंने ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया है, कोई पूछे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या तुमने क्यों ये सेलेक्ट किया है, तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा। तो इस हवाले से आपके पास सॉलिड आर्गूमेंट होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया है। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर स्टूडेंट पे डिस्कशन जो है वो डिफरेंट एंगल पे जाएगी। जो क्वेश्चंस हैं बुनियादी, सिर्फ मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन बनता है, हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर रिसर्च, कि आपने ये काम किया, ये थीसिस बनाया, ये रिसर्च वर्क किया है, इससे किस किस को फायदा होगा। हर स्टूडेंट अपने रिसर्च वर्क के बारे में क्लियर हो कि मैंने ये जो काम किया है, इसका फायदा स्टूडेंट्स को होगा या टीचर्स को होगा या सोसाइटी को होगा, पेरेंट्स को होगा, पॉलिसी मेकर्स को होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को होगा, किसको इसका फायदा होगा। हर स्टूडेंट अपने रिसर्च के बारे में इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर ले कि मैंने ये जो काम किया है, इसका फायदा फलां फलां आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी को होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे किया जा सकता है कि आपकी रिसर्च की नेचर क्या है। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है, क्वांटिटेटिव की है, डायग्नोस्टिक की है, एक्सपेरिमेंटल की है, कोई केस स्टडी किया है, क्या किया है आपने। तो हर स्टूडेंट अपने अपनी नेचर ऑफ रिसर्च जो है उसके बारे में आप क्लियर हो। आपको पता हो कि हमारी ये रिसर्च क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव थी या एक्सपेरिमेंटल थी या कोई केस स्टडी थी, व्हाट्स एवर इट वाज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको रिसर्च की नेचर का पता हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आपने ये जो रिसर्च वर्क किया है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ योर रिसर्च। आपकी इस तहकीकी काम का पॉपुलेशन क्या थी। वो पाकिस्तान के स्कूल्स थे, वो पंजाब के स्कूल्स थे, वो हाई स्कूल्स थे या प्राइमरी स्कूल थे, वो सरकारी स्कूल थे या प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेज थे, बॉयज़ कॉलेज थे, गर्ल्स कॉलेजेस, क्या आपकी पॉपुलेशन का साइज क्या था। पॉपुलेशन के साथ एक बिल्कुल पैरेलल जो चीज़ चलती है वो होती है सैंपल। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने वही लिखा है, व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ योर रिसर्च। पॉपुलेशन बड़ी होती है, उसमें से जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको हम सैंपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कि आप कहेंगे सरगोदा डिवीजन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ मेरी पॉपुलेशन थी, और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में से जिनकी तादाद 10 थी, उन 10 यूनिवर्सिटीज़ में से मैंने इन 2 यूनिवर्सिटीज़ पर काम किया है, लिहाजा मेरा सैंपल ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो जो ओवरऑल जितनी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ थी वो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी, और उनमें से जिन 2 3 4 या 1 या 5 जिन पर आपने काम किया है वो आपकी सैंपल साइज कहलाएगा। हर हर जो रिसर्चर है उसको ये चीज़ क्लियरली पता हो कि मेरी पॉपुलेशन क्या थी। वो जी पाकिस्तान के हाई स्कूल थे, वो जी
पंजाब के स्कूल से, वो मियाँ वाली के स्कूल से, लाहौर के स्कूल से, आपको पॉपुलेशन पता हो। सेकेंडली, आपको सैम्पल साइज पता हो कि आपने काम कितने, उन पॉपुलेशन में से आपने काम कितने स्कूल पर, कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटीज पर किया है, कितने स्टूडेंट्स पर किया है, कितने टीचर्स पर किया है, एंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 एक आपसे किया जा सकता है कि आपने ये जो सैंपल सेलेक्ट किया है, दो स्कूल्स का, दो यूनिवर्सिटीज का, पांच स्कूलों का, ये इतना थोड़ा क्यों सेलेक्ट किया है? आपने सारे क्यों नहीं सेलेक्ट किए? या आपने दो क्यों सेलेक्ट किए हैं? आपने पांच क्यों नहीं सेलेक्ट किए? आपने सात क्यों नहीं सेलेक्ट किए स्कूल, यूनिवर्सिटीज या बट सो एवर जो भी चीज़ थी? तो उसका आपने आंसर, कॉमनली एक आंसर है कि हमारे पास टाइम रिसोर्सेज का प्रॉब्लम था, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम था। तो इस थोड़े से टाइम में, थोड़े से पैसों के साथ, हमारी जो, जहाँ तक बस चलता था वो इन्हीं दो चार यूनिवर्सिटी तक ही चलता था, बाकी जो है वो हमारी डोमेन से बाहर थी, हमारी रेंज से बाहर थी। इसीलिए हम उन पर काम नहीं कर सके, इसीलिए हमने इन दो तीन यूनिवर्सिटीज़ पर, इन दो तीन स्कूलों पर, इन दो तीन कॉलेजेस पर, या फलां फलां टीचर्स पर, या फलां फैकल्टी पर जो है वो अपनी रिसर्च को लिमिटाइज करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जाएगा टिपिकली आपके रिसर्च के हवाले से कि आपकी रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। जिन लोगों ने कोरिलेशन पर स्टडी किए हैं, फॉर एग्जांपल अफेक्ट ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो इसमें जो आप क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट्स की, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट के साथ वेरी करती रहती है। तो जितने भी लोगों ने क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी किया है, ये स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में जाएगी। तो मेरे फेलोज अक्सर लोगों ने जो है स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी किया है, तो उनके लिए तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या इसके साथ मैंने जो 10वां क्वेश्चन लिखा है रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस आपके क्या थे। ये तीन चीज़ें बिल्कुल बराबर आपके थीसिस में लिखी होंगी। आपको पता हो कि हमने जी फलां चीज़ का इफेक्ट मैयर किया है, हमने फलां चीज़ का कोरिलेशन देखा है, हमने फलां को जेंडर बेस पर देखा है, हमने फलां को फैकल्टी बेस पर देखा है। वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, हाइपोथेसिस भी, क्वेश्चंस भी। ऑब्जेक्टिव्स याद हों तो हाइपोथेसिस बंदे को ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। तो हाइपोथेसिस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये आपको बिल्कुल क्लियर हों। रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं आपके तीन हैं, पांच हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल यू हैव यूज टू कलेक्ट द डाटा। जो रिसर्च के डाटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो इंटरव्यू हो सकता है, फोन कॉल हो सकती है, वो कोई चेक लिस्ट हो सकती है, वो क्वेश्चन ईयर हो सकता है। जैसे हमने मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ईयर को एज ए रिसर्च टूल इस्तेमाल किया था, उस पर हमने जो है वो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लिए, टीचर से रिस्पॉन्स लिए, पेरेंट्स से रिस्पॉन्स लिए। तो हमने जो डाटा कलेक्शन का टूल था वो क्वेश्चन ईयर इस्तेमाल किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने डाटा जो कलेक्ट किया है वो किस सोर्स के जरिए किया है, किस जरिए से, किस टूल की मदद से आपने कलेक्ट किया है। अब उस रिसर्च टूल पर सवाल खड़े होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन ईयर इस्तेमाल किया है उसमें कितने आइटम्स थे। उसमें पांच आइटम्स थे, 10 थे, 20 थे, कितने सवालों पर मुश्तमिल था आपका क्वेश्चन ईयर। स्टूडेंट्स अक्सर तहकीक मुकम्मल कर बैठते हैं और एट द एंड जब उनसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ईयर में कितने आइटम थे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि पता नहीं मेरे क्वेश्चन ईयर में 25 सवाल थे या 30 थे। आपको सेक्शंस का पता हो कि हाँ जी उसमें दो सेक्शंस थे, तीन सेक्शंस थे। आपको ये पता हो कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमारे क्वेश्चन ईयर में क्या थे, हमने जेंडर पूछी थी या नहीं पूछी थी, हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछी थी या नहीं पूछी थी, हमने फैकल्टी स्टूडेंट से पूछी थी या नहीं पूछी थी, या टीचर से, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपको रिसर्च क्वेश्चनियर की जो लेआउट है, जो आउटलाइन है, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके रिसर्च क्वेश्चन पर अगेन क्वेश्चन रेज हुआ कि आपने इस रिसर्च क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी की वैल्यू निकाली होगी, वो कितनी आई थी। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू 0.85 निकली थी, उसकी वैल्यू 0.75 निकली थी, उसकी वैल्यू 0.90 निकली थी, बट सो एवर जो भी वैल्यू है, रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है अपने रिसर्च क्वेश्चनियर की, रिसर्च टूल की, वो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, रिलायबिलिटी की आपने वैल्यू बताई 0.9, तो आप ये बताएं कि वो कैसे निकाली थी आपने, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द रिलायबिलिटी वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चन क्या है। तो आपने उसके आंसर में देना है कि हमने क्रोनबैक अल्फा निकाली थी, हमने एसपीएसएस की मदद से रिलायबिलिटी की स्टैटिस्टिक्स निकाले थे। नॉर्मली जो हम लोगों ने काम किया, तो हम सब लोगों ने क्रोनबैक अल्फा की जो रिलायबिलिटी है वो निकाली थी। तो हम लोग ये आंसर देंगे, हमने क्रोनबैक अल्फा की मदद से रिलायबिलिटी अपने क्वेश्चन की फाइंड की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन ईयर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल।
हैव यू अडॉप्टेड द रिसर्च क्वेश्चनियर, और अडेप्टेड, और इट वाज सेल्फ डिवेलप्ड। तीन किस्म के क्वेश्चनियर होते हैं, तीन कैटेगरीज। या तो वो अडॉप्टेड होता है कि पहले किसी ने काम किया था, क्वेश्चनियर इस्तेमाल किया था, आपने उसी बंदे का क्वेश्चनियर उठाया, एज इट इज इस्तेमाल कर लिया। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आपने किसी और बंदे का क्वेश्चन ईयर उठाया, उसमें हल्की सी तरामीम की, चेंजिंग्स की, और फिर वो आपने अप्लाई कर दिया अपनी रिसर्च में। इसको हम अडेप्टेड कहते हैं। अगर आप एज इट इज इस्तेमाल कर लेंगे उसको अडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर कहते हैं। और अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग्स करके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग और फिर वो किसी और बंदे का क्वेश्चन ईयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने फलां बंदे का क्वेश्चन ईयर अडेप्ट किया है, यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग्स करके हमने अप्लाई किया है। और तीसरी कैटेगरी सेल्फ डेवलप किया है कि नहीं, हमने क्वेश्चन ईयर ए से लेकर जेड तक सब खुद ही डेवलप किया है, खुद ही हमने क्वेश्चन डिफाइन किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन ईयर कौन से वाला इनमें से इस्तेमाल किया है। पहले बात रिलायबिलिटी की हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 16 में अब बात होगी हाउ कैन यू से दैट द रिसर्च क्वेश्चन ईयर इज वैलिड। अब वैलिडिटी की बात स्टार्ट हो गई है। खसूसन जिन लोगों का सेल्फ डेवलप क्वेश्चन ईयर है उनसे तो लाजमी सवाल किया जाएगा कि आपको कैसे पता चला है कि हमारा ये क्वेश्चन ईयर वैलिड है या नहीं है। तो उस चीज़ का आंसर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहेंगे हमने पायलट टेस्टिंग की थी, या आप कहेंगे कि हमने एक्सपर्ट्स को चेक कराया था, उन्होंने इवेल्युएट किया है, उन्होंने गलतियां मार्क की, हमने उसको दोबारा डिफाइन की, चीज़ों को रेक्टिफाई किया, फिर हमने एक्सपर्ट्स को चेक कराया, फिर हमने उसकी पायलट टेस्टिंग की, दो तीन मरतबा इस पेज से हमने गुजारा, तो तब हमें पता चला कि हमारा क्वेश्चन ईयर वैलिड है। क्वेश्चन ईयर के बारे में एक और सवाल जो किया जाता है कि आपका क्वेश्चन ईयर स्ट्रक्चर्ड था, अनस्ट्रक्चर्ड था, ओपन एंडेड था, उसमें क्या लिकर्ट स्केल इस्तेमाल किया था, एग्री डिसएग्री न्यूट्रल वाला, 3 पॉइंट्स का लिकर्ट स्केल था, 5 पॉइंट्स का था, 7 पॉइंट्स का था, या ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट्स थे, या फिलिंग द ब्लैंक्स थी, या टिक क्रॉस थी, या क्या किस टाइप का क्वेश्चन ईयर था जो आपने इस्तेमाल किया है। तो अपने रिसर्च टूल, अपने क्वेश्चन ईयर के बारे में ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये आपको पता हो। रिलायबिलिटी कितनी निकली थी ये पता हो, वैलिडिटी कैसे निकाली थी ये पता हो, अडॉप्टेड, अडेप्टेड, सेल्फ डेवलप, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि जब आपके पास डाटा आया, विच सॉफ्टवेयर यू हैव यूज टू एनालाइज द डाटा। जो आपके पास क्वेश्चन ईयर की मदद से या इंटरव्यूज की मदद से जो डाटा आया था, वो आपने एनालाइज कैसे किया है। तो आप उसके आंसर देंगे कि हमने SPSS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, या हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से एनालाइज किया है, या हमने उसको मैटलैब की मदद से एनालाइज किया है। जो भी सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किए होंगे हम वो बताएंगे। मोस्टली SPSS इस्तेमाल किया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दो सॉफ्टवेयर हमने डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देन आपने डाटा एनालाइज किया है, तो विच टेस्ट हैव यू अप्लाइड इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालाइज करते हुए आपने कौन कौन से टेस्ट लगाए हैं। डिस्क्रिप्टिव लगाए हैं, इन्फ्रेंशियल्स लगाए हैं, आपने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह वो निकाला है, या आपने एनोवा लगाया है, टी टेस्ट लगाया है, मैनकोवा लगाया है। इनमें से कोई आपने टेस्ट लगाए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आपको टेस्ट तो खसूसन याद होने चाहिए कि हमने फलां फलां टेस्ट लगाए हैं। ये ना हो कि आप किसी ऐसे टेस्ट का नाम ले बैठें जो आपने अपनी रिसर्च में लगाया ही नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट आपका कंसिडर होगा। आपको याद होने चाहिए कि हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें निकाली हैं, हमने एक मरतबा टी टेस्ट लगाया है, और हमने एक मरतबा एनोवा लगाया है। वट्स एवर जो भी थी आप सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए टेस्ट। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कि जी आपकी रिजल्ट, आप जो कह रहे हैं हमने को रिलेशन स्टडी किया है, जैसे मैंने एग्जांपल एक दी थी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट की स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जी आपने रिजल्ट तहकीक की, क्या नतीजा निकला, क्या रिलेशनशिप है, कोई है भी सही या नहीं है, अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा रिलेशनशिप है। तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। आप काइंडली एक मरतबा ज़रूर अपने थीसिस को गो थ्रू कीजिए कि आपने कहा था कि हम जेंडर बेस पे देखने लगे हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, या हम फैकल्टी बेस पर देखने लगे हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जी बताइए आपने तहकीक की है तो फैकल्टी बेस पर परफॉर्मेंस क्या निकल कर आई है। तो आप उसको कहेंगे कि जी फैकल्टी ऑफ साइंसेज वाले एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज वाले वीक थे, आर्ट्स वाले वीक थे, ह्यूमैनिटीज़ वाले वीक थे, या जो भी। तो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके तहकीक के रिसर्च के एंड पर निकले हैं, आपको वो भी मालूम हो। पहली बात कि आपको टॉपिक मालूम हो कि आप काम क्या कर रहे हैं, और आखिरी बात कि आपको ये भी मालूम हो कि उसके आउटपुट रिजल्ट क्या निकले थे। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्यूचर में आने वाले जो रिसर्चर्स हैं
उनको आपके इस रिसर्च वर्क से क्या फ़ायदा होगा, या वो आपके इस रिसर्च वर्क को आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका पक्का आंसर होना चाहिए कि यस, फ्यूचर में आने वाला कोई भी रिसर्चर है मेरे इस काम को एक्सटेंड करना चाहे तो वो इसको एक्सटेंड कर सकता है। मैंने सरगोदा डिवीजन की यूनिवर्सिटी पे काम किया है। कोई और बंदा अगर लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ पे काम करना चाहे, लाहौर डिवीजन की, तो वो इन्हीं मेरे रिसर्च वर्क को सामने रख के इसी पैटर्न पे चल के वो काम आगे बढ़ा सकता है। कोई स्टूडेंट पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटी लेना चाहे तो मेरे इस रिसर्च वर्क को वो पैटर्न फॉलो करके वो पूरे पंजाब की, पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ को लेना चाहे तो बेशक वो ले ले, और वो फ्यूचर में उसको एक्सटेंड करके किसी भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये कुछ बुनियादी सवालात थे 20, जो मैंने अपनी इस डिस्कशन में समराइज करने की कोशिश की है। दावा तो नहीं है मेरा, लेकिन अगर किसी से वाइवा में 5 सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे 110% इस चीज़ का श्योर है इंशाल्लाह कि उन 5 में से 3 या 4 सवाल इन्हीं 20 सवालों में से होंगे। कोई एक आधा सवाल शायद ऐसा हो जो इस डोमेन से बाहर चला जाए। अदरवाइज यही वो बेसिक मोस्ट क्वेश्चंस हैं 20 जो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। फर्दर कुछ डिस्कशन किसी ने करना हो, कुछ ओपिनियन लेना हो, कुछ पूछना हो, तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आएँ, दी रिजवान हसन टाइप कीजिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ क्यूरीज होती हैं, कोई डिस्कशन होती हैं, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन नेक्स्ट किसी सेशन में। अल्लाह हाफिज़।